31 जनवरी 1949 को आज़ादी के 2 साल बाद बड़ौदा का भारत में विलय हो पाया, क्योंकि प्रताप सिंह ने शर्त रख दी थी कि उन्हें बड़ौदा का महाराजा घोषित किया जाए और उनकी रियासत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। जब लगभग सभी रियासतें भारत के अधीन आ रही थी तो बड़ौदा के महाराजा विलय से इनकार क्यों कर रहे थे, इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ऐसा ही विद्रोह उनके दादा सयाजीराव गायकवाड़ ने भी किया था। जब सयाजीराव गायकवाड़ ने 1911 में दिल्ली में तब की आधी आबादी की दुनिया के सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने 3 बार झुकने से इनकार कर दिया था और भरे दरबार में उन्हें पीठ दिखाते हुए चले गए थे। उनके इस बर्ताव के बाद अंग्रेज उन्हें बड़ी सजा देना चाहते थे, लेकिन वो किसी तरह से बच गए। वैसे आपको बता दूं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने रहने के लिए जो महल बनवाया था वो बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा था। और इतना ही नहीं, सयाजीराव गायकवाड़ का बनवाया लक्ष्मी विलास पैलेस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में ज़्यादा बताने से पहले आपको बता दें कि उनकी रियासत भारत की दूसरी सबसे अमीर रियासत थी। जिस हाथी से महाराजा चलते थे उनके कानों में 10-10 सोने की जंजीर लटकी रहती थी। दुनिया के सबसे नायाब हीरो में से एक सितारे दक्कन नाम का हीरा भी इस रियासत की शान था, जिसे नेपोलियन ने अपनी प्रेमिका यूजीन को तोहफे में दिया था। अंबानीज और अडानी की तरह से ही यहाँ के महाराजा एक समय दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। और अगली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक सकते हैं, और वो ये है कि बड़ौदा के महाराजा दरबार में जो पोशाक पहनकर आते थे वो खाली सोने की तार की बुनी होती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब बड़ौदा का खजाना खाली हो गया था, लेकिन सयाजीराव गायकवाड़ ने अपनी सूझबूझ से इस खजाने को भरने का काम भी किया था। अमीर होने के साथ साथ सयाजीराव दयालु भी थे। उन्होंने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था। सयाजीराव के बारे में और जानने से पहले आइए जानते हैं बड़ौदा रियासत का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बड़ौदा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, जिसका फायदा उठाकर मराठाओं ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1705 से मराठाओं ने गुजरात पर आक्रमण शुरू कर दिए थे और छत्रपति साहूजी महाराज के आदेश पर 1712 तक गुजरात पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। गुजरात की इस लड़ाई में मराठा जनरल खांडेराव दाभाडे और दामाजी गायकवाड़ ने अहम भूमिका निभाई थी। दामाजी गायकवाड़ को बैटल ऑफ बालापुर में उनकी बहादुरी के लिए शमशेर बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दामाजी गायकवाड़ की मृत्यु के बाद पिल्लाजी राव गायकवाड़ ने उस क्षेत्र को संभालना शुरू किया। पिल्लाजी राव को पेशवा ने गुजरात में मराठाओं के अधीन आने वाले एरिया से टैक्सेस इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पिल्लाजी राव और पेशवा के बीच बड़ौदा रियासत के कंट्रोल को लेकर तनातनी शुरू हो गई। धीरे धीरे पिल्लाजी राव ने गुजरात के कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और कुछ ही सालों बाद उन्होंने मुगलों को हराकर सोनगढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1721 में अलग से बड़ौदा स्टेट और गायकवाड़ डायनेस्टी की स्थापना की। मुगलों और मराठाओं के बीच इस एरिया पर कब्जे को लेकर लड़ाइयां चलती रहती थी। 14 मई 1732 को मुगल सरदार अभय सिंह के साथ लड़ाई में पिल्लाजी राव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे दामाजी द्वितीय ने बड़ौदा की राजगद्दी संभाल ली। बड़ौदा रियासत को लेकर शुरुआती कुछ समय तक दामाजी राव और पेशवा के बीच तनातनी रही। फिर 1752 में पेशवा बालाजी बाजीराव के शासन में दामाजी द्वितीय को बड़ौदा का एकमात्र शासक घोषित कर दिया गया। बदले में तय हुआ कि बड़ौदा से पेशवा को हर साल 5 लाख रुपए की चौथ दी जाएगी और 20,000 की घुड़सवार सेना पेशवा की सेवा के लिए हर समय तैयार रहेगी। इस सेना के पूरी रखरखाव की जिम्मेदारी बड़ौदा राजघराने की थी। साल 1758 में दामाजी गायकवाड़ ने अहमदाबाद के मुगल गवर्नर को उसके पद से हटा दिया और गुजरात के सबसे ताकतवर शासक बन गए। कुछ समय तक मराठाओं और गायकवाड़ राजवंश के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन अंग्रेजों के साथ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के समय इनमें फिर से खटास आ गई। 1803 से 1805 तक चले सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों ने गुजरात के ज्यादातर हिस्सों को मराठों से छीन लिया, पर इस समय गायकवाड्स ने अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि कर ली
1802 में बड़ौदा के राजा आनंदराव गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच ये संधि हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार रियासत का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में चला गया, लेकिन गायकवाड़ ने अपनी सत्ता बचा ली। फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे ये वीडियोस जरूर देखने चाहिए, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्रीटी साइन होने के बाद अंग्रेजों और गायकवाड़ के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा और गोविंदराव गायकवाड़, आनंदराव गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय, गणपतराव गायकवाड़ और खांडेराव गायकवाड़ ने बड़ौदा पर राज किया। फर्स्ट गोल्डन पीरियड। खांडेराव गायकवाड़ का समय बड़ौदा रियासत का स्वर्णिम काल रहा, क्योंकि खांडेराव गायकवाड़ ही वो पहले भारतीय राजा थे जो अपने राज्य में रेल लेकर आए थे। खांडेराव ने साल 1862 में दाभोई से मियागाम तक 32 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई। हालांकि शुरुआत में रेल के डिब्बों को खींचने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि रेल लाइन ऐसी नहीं थी कि उसमें स्टीम लोकोमोटिव चल सके। 1872 में इस लाइन को और मजबूत किया गया, जिसके बाद यहां नैरो गेज की लाइन में इंजन से रेल को खींचने का काम शुरू हुआ। दाभोई, जहां से रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू हुआ था, उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेल जंक्शन बना। बाद में यही दाभोई पश्चिमी रेल नेटवर्क का एक फोकल पॉइंट भी बना। जो लोग मराठाओं को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, उन्हें इस वाकया से थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि महाराजा खांडेराव गायकवाड़ ने मदीना में चढ़ाने के लिए खास तौर से मोतियों की एक चादर बनवाई थी, जिसे बड़ौदा के प्रसिद्ध कारीगरों ने तैयार किया था। हालांकि खांडेराव ऐसा कर पाते इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो स्पेशल चादर बड़ौदा की एक महारानी के जरिए यूरोप और वहां से फिर अमेरिका पहुंच गई, जिसे साल 2009 में एक ऑक्शन के जरिए 45 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और साल 2023 में ये चादर नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर का हिस्सा बन गई। 1870 में खांडेराव गायकवाड़ की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका कोई पुत्र न होने की वजह से उनके भाई मल्हार राव गायकवाड़ को बड़ौदा का महाराजा बनाया गया, जिसके बाद बड़ौदा रियासत ने अपना बुरा दौर देखा। डिफिकल्ट पीरियड फॉर बड़ौदा। इतिहासकारों की माने तो मल्हार राव का ध्यान सिर्फ ऐशो आराम में था। उसने अपनी रियासत का सारा धन अपने खास लोगों और बड़े बड़े पैलेस बनाने में खर्च कर दिया, जिसके बाद रियासत का राजकोष लगभग खत्म हो गया और वो प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर उसे गद्दी से उतार दिया। हुआ यूं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद अंग्रेजों का एक अफसर, जिसका नाम रॉबर्ट फायरे था, उसे मल्हार राव के दरबार में बतौर रेजिडेंट अफसर तैनात किया गया। एक दिन फायरे को उसके नौकर ने एक गिलास में शरबत दिया, लेकिन उस शरबत की एक घूंट पीते ही उसे मितली आने लगी और उसने शरबत गिरा दिया। फायरे ने देखा कि गिलास में काले रंग का कुछ जमा हुआ है, जिसके बाद उसे पता चल गया कि राजा ने उसे मारने की कोशिश की है। मामले की जांच हुई तो मल्हार राव को दोषी पाया गया और उसे 10 अप्रैल 1875 को बड़ौदा से निष्कासित करने का ऑर्डर दे दिया गया। इसके बाद बड़ौदा की राजगद्दी एक बार फिर से सूनी हो गई। गद्दी का नया वारिस ढूंढने के लिए खांडेराव की पत्नी महारानी जमनाबाई ने गायकवाड़ राजवंश के सभी रिश्तेदारों को बड़ौदा आने का न्योता दिया। साथ ही ये शर्त रखी कि सभी को अपने बेटों को साथ लाना होगा और जो सबसे उपयुक्त होगा उसे महारानी गोद लेगी और बड़ौदा का अगला महाराजा बनाएगी। इन सभी में गोपाल राव भी थे, जिनकी आयु उस वक्त 12 वर्ष थी और वो अपने माता पिता के साथ 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर महाराष्ट्र के कवलाना से बड़ौदा पहुंचे थे। बड़ौदा पहुंचने पर जब उनसे पूछा गया कि वो वहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहां राज करने आया हूं। बस इसी कॉन्फिडेंस ने उन्हें बना दिया था बड़ौदा का अगला महाराजा। इसके बाद गोपाल राव को एक नया नाम दिया गया, सयाजीराव तृतीय, और बड़ौदा के एक और स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई। सेकंड गोल्डन पीरियड ऑफ बड़ौदा। साल 1881 में बड़ौदा की सत्ता पूरी तरह से सयाजीराव के हाथ में आ गई थी। वो अंग्रेजों के भी खास थे और अंग्रेजों ने उन्हें फर्जे खास दौलत इंग्लिशिया की पदवी दे दी थी। इस पदवी का मतलब था ब्रिटिश राज का खासम खास। सयाजीराव ने 58 सालों तक बड़ौदा पर शासन किया।
सयाजीराव तृतीय का शासनकाल बड़ौदा के इतिहास में एक स्वर्णिम युग की तरह से देखा जाता है। इन्होंने बड़ौदा स्टेट को पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट बनाया। ये वही सयाजीराव थे जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी। ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बड़ौदा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की। इन प्रयासों से बड़ौदा का खजाना फिर से भरने लगा, जो कि मल्हार राव के समय में लगभग खाली हो चुका था। दोस्तों, सयाजीराव सभी रियासतों में पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने साल 1906 में फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। यही फ्री प्राइमरी एजुकेशन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गया है। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करवाई थी। सयाजीराव ने ही जात पात से ऊपर उठकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी थी, और जब अंबेडकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस आए तो उन्हें बड़ौदा रियासत में नौकरी का अवसर भी दिया गया। उन्हें बड़ौदा में नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन बड़ौदा में रहने के लिए कमरा नहीं मिला था, जिसका कारण था जात पात। कमरा किराए पर लेने के लिए अंबेडकर एक पारसी नाम से एक सराय में रहने लगे, लेकिन एक दिन अचानक कुछ लोग उनके कमरे में आ गए और उन्हें धमकाने लगे, जिसके बाद उन्हें शाम तक सराय खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। इस घटना के 18 बरस बाद अंबेडकर लिखते हैं, मेरे जहन में आज भी वो घटना एकदम ताजा है। जब भी मैं उसे याद करता हूँ रोए बिना नहीं रह पाता। यही कुछ वजहें थी जिसकी वजह से अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने और पंजाब में हो रहे धर्मांतरण पर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वापिस आते हैं अपनी कहानी पर। सयाजीराव में टैलेंट पहचानने की क्षमता थी और उन्होंने अंबेडकर के साथ साथ श्री अरबिंदो घोष, दादा भाई नारोजी और मिशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास के फाउंडर विट्ठल रामजी शिंदे की भी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के साथ उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे अंग्रेज हमेशा याद रखेंगे। सयाजीराव इंसल्टेड जॉर्ज V। रिफॉर्मर होने के साथ साथ वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। जहां दूसरी रियासतें ब्रिटिश सरकार के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुकी थी, उनका ब्रिटिशर्स के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, जिसका कारण था बड़ौदा का डेवलपमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को उनका खुला समर्थन। पर छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट से इतर दिल्ली दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दोनों के संबंध पूरी तरह से बिगड़ गए। साल 1911 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, क्योंकि इस दरबार में पहली बार कोई ब्रिटिश राज का बादशाह पहुंच रहा था। उस ब्रिटिश मोनार्क का नाम था जॉर्ज पंचम। इस दरबार में सभी रियासतों के राजाओं को अपनी ऑफिशियल ड्रेसेस में पहुंचना था और जॉर्ज पंचम के सामने 3 बार सलामी देते हुए बिना पीठ दिखाए वापस लौटना था। लेकिन सयाजीराव ने किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और वो ऑफिशियल ड्रेस की बजाय एक दूसरी ड्रेस पहनकर आए और जॉर्ज पंचम को 3 बार झुककर सलाम करने की बजाय 1 बार सलाम करके उन्हें पीठ दिखाते हुए वापस लौट आए। दुनिया के सबसे ताकतवर राजा के सामने उनका ये बर्ताव ब्रिटिश राज के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं था। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वापिस आते हैं सयाजीराव पर। तो ब्रिटिश मोनार्क के सामने ऐसा करने के पीछे उनका मकसद ब्रिटिश मोनार्की का विरोध करना था। इसके बाद भी सयाजीराव बिना डरे बड़ौदा रियासत पर राज करते रहे। हालांकि अपने इस बर्ताव के लिए बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत की ज्यादातर रियासतें ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेक चुकी थी। भारत की एक और रियासत जिसके महाराजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, वो थी पटियाला रियासत। पटियाला रियासत का ये वीडियो भी आपको जरूर देखना चाहिए। साल 1939 में 63 साल की उम्र में सयाजीराव की मृत्यु हो गई। सयाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पोते प्रताप सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का नया महाराजा बनाया गया। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है प्रताप राव गायकवाड़ की, जिन्होंने इश्क के चक्कर में अपने राज्य के कानूनों को ही बदल दिया था। असल में प्रताप राव गायकवाड़ ने एक जमींदार की बेटी से दूसरा विवाह करने के लिए एक तो उसे इस्लाम कबूल करवा दिया और दूसरा अपनी रियासत का एक विवाह का कानून भी बदल दिया। इस विवाह के चलते अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते भी थोड़े खराब हुए, पर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा।
लेकिन जब भारत को आज़ादी मिल गई तो प्रतापराव गायकवाड़ ने भारत में विलय को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। बड़ौदा रियासत उस समय भारत की सबसे ताकतवर और अमीर रियासतों में से थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासत के विलय की जिम्मेदारी ले रखी थी और वो जानते थे कि कैसे बड़ौदा रियासत को कंट्रोल में करना है। दोस्तों, ऐसे ही ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय करवाया गया था, जिस पर हमने ये वीडियो बना रखा है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रतापराव गायकवाड़ के बहुत से राज खुलने लगे थे। दरअसल प्रतापराव ने प्रिवी पर्स में मिलने वाली राशि के अलावा 6 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इसके अलावा 7 लड़ी वाला मोतियों का हार, सितारे दक्कन जड़ा हीरे का हार, मोतियों से बने 2 कालीन बड़ौदा के खजाने से निकालकर देश के बाहर पहुंचा दिए थे। दोस्तों, प्रिवी पर्स ब्रिटिश भारत में और स्वतंत्रता के बाद के भारत में रियासतों के शासकों को दी जाने वाली वार्षिक भुगतान राशि को कहा जाता था। इस भुगतान की शुरुआत 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1949 में रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समय हुई थी। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक संशोधन के तहत इसे खत्म कर दिया था, लेकिन प्रतापराव ने जो लूट मचाई थी उसे देखकर वल्लभ भाई पटेल जल्दी से जल्दी बड़ौदा का भारत में विलय करना चाहते थे। बड़ौदा के पास ही जूनागढ़ की रियासत के नवाब पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। प्रतापराव को लगा कि ये अच्छा मौका है अपनी रियासत को अपने पास रखने का। इसी मंशा से प्रतापराव ने वल्लभ भाई को एक पत्र लिखा और कहा कि वो जूनागढ़ से निपटने में मदद करेंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें कुछ इस तरह से थी। वो चाहते थे कि उन्हें बड़ौदा का महाराजा घोषित किया जाए और उनकी रियासत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। लेकिन पटेल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वल्लभ भाई पटेल के दबाव बनाने के बाद आखिरकार 31 जनवरी 1949 को महाराजा ने भारत के साथ विलय की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, ये थी बड़ौदा के भारत में विलय और बड़ौदा के इतिहास की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।